गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली क्या है कि हम वी आर टुडे स्टार्टिंग अप विद अ न्यू series, that is we'll be starting with the full Hindu analysis on a very daily basis, right? So today is our very first day, and today we'll be analyzing the Hindu for 16th of Jan. Fine, ठीक है. So without wasting much of our time, let's start. अभी आज क्या है सर, खबरें जो है एज एन लाइक I'll give you an overview, right? And जैसा भी रिएक्शन आता है from you guys, then I'll be proceeding further, right? So without wasting much time, I'll just start the topics, right? The topic is, see, you guys already know कि about these farmers and all those talks, all those controversies which has been following it. ठीक है, just a second, let me check my voice once. ठीक है, it's fine. तो देखिए सर, क्या फार्मर्स, ठीक है, अभी क्या है कि ये देखिए, आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पहले आप न्यूज़ पढ़ लीजिए। फार्मर्स एंड गवर्नमेंट टू कंटिन्यू टॉक्स। पहले मैं इसका आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, एंड देन मैं फर्दर प्रोसीड करूंगा। ठीक है, हिस्ट्री सर देखिए क्या हुई। गवर्नमेंट 3 फार्म बिल्स लाए हैं, गवर्नमेंट 3 फार्म बिल्स लाए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है 3 फार्म बिल्स लाए हैं, तो फिर जो कि फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, फार्मर्स रिजेक्ट कर दिए हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, और जो है प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अब बेसिकली क्या है कि सर फार्मर्स की 3 डिमांड्स हैं, इसमें जो है प्रोटेस्ट फार्मर की 4 फार्मर की डिमांड क्या है। पहली जो है, रिपील करो तीनों को, रिपील 3 लॉज। सेकंड डिमांड जो फार्मर्स की है वो है एमएसपी C2 में दो, रिटर्न एश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। जो तीसरी डिमांड है वो थी कि आपकी स्टबल बर्निंग को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करो, और चौथा था इलेक्ट्रिक सब्सिडी को जारी रखो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। हिस्ट्री क्या थी सर, गवर्नमेंट ने 2020 में भी 3 फार्म बिल्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। 3 फार्म बिल्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें जो है फार्मर्स जो है इस तीनों फार्म बिल्स के अपोजिट है, ठीक है। अब 3 फार्म बिल्स क्या है, ये हमने एक क्लास में डिस्कस किया है, वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फार्मर्स की 4 डिमांडें हैं। पहली डिमांड है कि फार्म बिल्स जो है उनको रिपील करो, ऑल द 3 फार्म बिल्स जो है रिपील होने चाहिए। एमएसपी प्रोवाइड करो और उसका एक रिटर्न एश्योरेंस होना चाहिए, और वो भी एमएसपी C2 में होनी चाहिए। C2 क्या है, A2 प्लस FL C2, ये हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस किया है, वो हम देख लीजिएगा, ठीक है। तो एमएसपी का एक रिटर्न एश्योरेंस हमें मिलना चाहिए कि एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी मिलना चाहिए। तीसरा क्या है सर, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या है कि सर जैसे कि आप जानते हैं कि इस विंटर्स में दिल्ली में जो है स्मॉग की बहुत ही दिक्कत होती है। होता क्या है कि ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है ना कि बहुत लो, जो हमारा जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो बहुत हमारे थोड़ा सा ही ऊपर लो टेम्परेचर की एक लेयर बन जाती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं जहां पर लो टेम्परेचर की लेयर बन जाती है वहीं पर ही क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जितना भी डस्ट पार्टिकल या स्मोक जितना भी जमीन से ऊपर जाता है वो वहीं पर ही जाके मिक्स हो जाता है, और वहीं पर ही जाके मिक्स हो जाता है, तो पूरी पोल्यूशन की जो लेयर है वो हमारे बहुत पास होती है, जिससे कि हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली दिल्ली की पूरी बेल्ट में, दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव की बेल्ट में, ठीक है। और इसका वन ऑफ द मेन कॉजेस क्या थे, वो थे स्टबल बर्निंग। तो गवर्नमेंट ने, कह सकते हैं, एक कमिटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस लोकूर कमिटी। वो एक सिंगल मैन कमिटी थी। उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि आप देखिए और वॉलंटियर्स बेसिस में कुछ स्टूडेंट्स को आप अपने साथ में लीजिए और चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ पर केसेस हो रहे हैं स्टबल बर्निंग के। लेकिन फिर इस चीज का गवर्नमेंट, सेंटर ने इसी से रिप्लाई किया, और सेंटर ने कहा कि हम एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे जिसमें कि स्टबल बर्निंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे, प्लस कुछ फाइन भी चार्ज करेंगे, ठीक है। आई गेस इसकी स्टोरी आपको सही से समझ में आ रही है, ठीक है। चौथा था इलेक्ट्रिक सब्सिडी।
होता क्या था ना कि जैसे होता क्या है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं 10 रुपीज पर यूनिट। वहीं कोई फार्मर्स है, उसे हम देंगे 20 रुपीज, सॉरी 2 रुपीज पर यूनिट। तो रहा है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दाम में दे रहे हैं, वेर इन लाइक हम फार्मर्स को जो है कम दाम में दे रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को महंगा देके हम सब्सिडाइज कर रहे हैं किसे? फार्मर्स को। कॉर्पोरेट सेक्टर को महंगा देके हम सब्सिडाइज कर रहे हैं किसे? फार्मर्स को, क्योंकि मार्जिनल फार्मर्स है, फार्मर है। ठीक है। इससे क्या है? इससे ये है कि फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब्सिडी या सस्ते दाम में मिल रही है, जिससे कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ती है। ठीक है, जिससे कि उसकी इनकम बढ़ती है। अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रिक सब्सिडी जो है वो नहीं मिलेगी। इनफैक्ट फार्मर और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी जो है सेम दाम में मिलेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी फार्मर्स को देना चाहती है, तो वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डाल सकती है। ठीक है, ये फार्म लॉस थे। ये 4 डिमांडें हैं प्रोटेस्टर्स की। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। ये 4 डिमांडें हैं प्रोटेस्टर्स की। अब क्या है ना सर, ये 4 डिमांड जो है प्रोटेस्टर्स की, 6 मीटिंग जो हुई, 6 राउंड ऑफ टॉक जो चल रहा था, उसमें 2 डिमांड पे सहमत हो गई थी, तीसरी और चौथी। जो 6 राउंड ऑफ टॉक थे, उसमें जो है 2 डिमांड में, एक इसमें और एक इसमें, इन दोनों डिमांड्स में जो है वो सहमति हो चुकी थी। ठीक है, इन दोनों डिमांड में जो है सहमति हो चुकी थी। फिर क्या है, फिर क्या हुआ? सहमति हो चुकी थी। जस्ट इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप किया और उन्होंने एक 4 मेंबर कमेटी बनाई, जो कि एक्सपर्ट कमेटी थी। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी में जो 4 मेंबर हैं, उनमें से जो 3 मेंबर्स हैं, ऑल आर वेरी डिग्निटरीज। मैं कह सकता हूँ कि वो चारों मेंबर जो हैं, दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट जो इसका डाउनफॉल पॉइंट है इस एक्सपर्ट कमेटी का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, इसका डाउनफॉल ये है दैट आउट ऑफ 4, 3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो डिफेंड कर रहे थे इस फार्म लॉ को। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन देम अराउंड 2 मंथ्स टू प्रोड्यूस द रिपोर्ट कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन और दी फार्मर्स लॉस। अभी तक क्या क्या हुआ है ये पूरा मैंने आपको एक पैटर्न के तौर पे समझा दिया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब जैसे ही इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम आगे फर्दर करेंगे। बाकी किसानों ने जो है ना, इस एक्सपर्ट कमेटी की जो मीटिंग होगी उसको मानने से मना कर दिया है, इसमें पार्टिसिपेट करने के मना कर दिया है। तो किसानों का ये इसमें इल्जाम है या उनकी ये दिक्कत है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, ये सारे मेंबर जो है वो एक टाइम पे एग्रीकल्चर लॉ को जो है डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, एक टाइम वो एग्रीकल्चर लॉ को जो है डिफेंड कर रहे थे, और अभी वही लोग जो है इसको देखेंगे। तो एज इन लाइक सिचुएशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना। तो ठीक है, अभी इतना जो है इसमें हो चुका है। बाकी जैसा भी हमें होता है हम आपको इंटीमेट कर देंगे। बाकी इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 मीटिंग में हुआ था, बाकी 7th और 8th मीटिंग में कुछ नहीं आया। एंड देन 9th राउंड ऑफ टॉक जो है वो होने वाला है। ठीक है, वो भी हो गया है सर। इनफैक्ट उसने भी ये इम्पास जो डेड टॉक में नहीं तोड़ पाया है। बाकी आगे जो होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक और इशू है कि ये फार्मर्स ने एक और चिंताजनक बात ये कही है कि रिपब्लिक डे परेड में हम ट्रैक्टर परेड करेंगे 26 जनवरी को। तो ये सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है एक अपील हुई थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऑर्डर मंडे को पास करेगा, इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज पक रही है सर। ठीक है, और होप करते हैं कि यूपीएससी इसको पूछेगा। अभी ये पक रही है, बाकी जो भी इसका डिसीजन मिलता है हम डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करते रहेंगे, और जो भी होगा हम इस पे फर्दर जोड़ते रहेंगे। ठीक है, आई होप इस न्यूज का कंप्लीट एनालिसिस हमारा हो चुका है। ठीक है, हम सेकंड न्यूज में आते हैं। देखिए, आज जो है पीएम साहब ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है आपका वो लॉन्च किया है। और पीएम टू लॉन्च ड्राइव मोर देन 3 लाख टू गेट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, तो सर देखिए, इस न्यूज में जो मोटा मोटा है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, कुछ कंडीशंस है, कुछ लोग जो है वो परमिटेड है, कुछ नहीं है, कुछ परमिटेड है, कुछ नहीं है। ठीक है, परमिटेड कौन कौन से लोग हैं सर, ये आप देख सकते हैं। जो 18 से नीचे है उनको नहीं लगेगा।
कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, लेस देन 18, नहीं लगेगा। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लगेगा। और तीसरा क्या है, कोई भी जिसको एलर्जिक होती है, जिसको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उसको नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा किस इसको लगेगा, जिनकी हिस्ट्री है, इनको हिस्ट्री है इन्फेक्शन की, कोविड की। सेकंड क्या है, जिसको कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिसको और कोविड और भी कोई बीमारी है, जैसे शुगर हो गया, ये हो गया, जो कि बहुत वल्नरेबल है कोविड के लिए। ठीक है। जिसको एचआईवी है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ 3 चीजें हैं। ठीक है, एज सच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज एन इंडिविजुअल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको। बाकी आपको पता होना चाहिए देश में चल क्या रहा है। ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी 2 वैक्सीन है जो हम देने वाले हैं। पहली कौन सी है, कोविशील्ड, और दूसरी कौन सी है, कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, पुणे ने, और ये क्या कौन सी है, एस्ट्राजेनेका है। ठीक है, जो कि ऑक्सफोर्ड ने और एस्ट्राजेनेका ने बनाई। ठीक है। कोवैक्सीन किसने बनाई है, ये बनाई है भारत बायोटेक ने। मतलब ये जो है ये इंडिजीनियस है, और ये जो है ये बाहर से आई है। ठीक है। अभी इसमें कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, वो अभी आगे एक और न्यूज है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है सर। ठीक। और इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी पीएम साहब ने बताए हैं, 24/7 कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिसमें कि आप पता कर सकते, जान सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिसे हमने कहा है कोविन। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिससे हमने कहा है कोविन, जो कि ये ऑनलाइन चेक करते रहेगा, या ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये भी एक न्यूज है। और कुछ, अब देखिए, मैं इस बात में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की एंड सीईओ, एक्स सीईओ बार की जो है चैट जो है वो रिलीज हो गई है। ठीक है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैट 2017 की। ठीक है। अब देखिए, इस चैट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। बाकी ये पूरा मुद्दा क्या है टीआरपी का, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है, कोई भी कंपनी है, कोई भी चैनल है, उसको फायदा कैसे होता है, कैसे होता है, उसको फायदा होता है एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है। उसको फायदा होता है सर एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है। कोई भी चैनल है, उसे फायदा होता है एडवर्टाइजमेंट से, क्योंकि जितना उसमें एडवर्टाइजमेंट आएगा, उतना उसमें क्या आएगा, पैसा आएगा। और एडवर्टाइजमेंट कैसा आएगा, जब लोग जो है उसे देखेंगे। ठीक है। देखिए, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, या मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं अपने, जो मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसका जो है एडवर्टाइजमेंट मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुंचे, लोग जाने कि मैंने क्या निकाला है, मेरी कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो मैं लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं ये उस चैनल को दूंगा जो कि बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, जो चैनल लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, मैं उसे ये दूंगा। ठीक है, मैं उसे ये दूंगा। और जैसे ये एडवर्टाइजमेंट मैं चैनल को दूंगा, तो मैं चैनल को मुझे दूंगा रुपीज दूंगा। तो चैनल की सिर्फ एकमात्र कमाई है, वो है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट चैनल को, इसलिए जो कंपनीज है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो चैनल को तब देंगी, जब चैनल जो है मोस्टली व्यूड होगा, जब जो हमारे लोग हैं वो चैनल को बहुत ज्यादा देखते होंगे। अब चैनल को देखते कैसे है, वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है टीआरपी से, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अब टीआरपी निकालते कैसे हैं, टीआरपी निकालते कैसे हैं, ये देख लेते हैं सर। टीआरपी क्या होती है ना सर, अब समझिए। बार्क, बार्क जो है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 घर सेलेक्ट कर लेता है। 10 घर सेलेक्ट कर लेता है। जो उनका सेटअप बॉक्स होता है, उन 10 घर में जो सेटअप बॉक्स होता है, उसके नीचे वो एक डिवाइस लगा देता है, जिसे हम कहते हैं प्यूपल्स मीटर, जिसे हम कहते हैं प्यूपल्स मीटर, जिसे हम कहते हैं प्यूपल्स मीटर। ठीक है, वो डिवाइस लगा देता है। अब प्यूपल्स मीटर क्या करता है, वो जो ये 10 घर है,
इसमें चेक करता है कि लोग ज्यादातर क्या देख रहे हैं। कि लोग हैं वो ज्यादातर इसमें क्या देख रहे हैं, लोग ज्यादातर इस घर में क्या देख रहे हैं वो चेक करेगा। अब सर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। सिर्फ मोटे मोटे तौर पे मैं इतना कहूंगा कि इन 10 घर में जो पीपल्स मीटर लगा है वो रिकॉर्ड करता है कि इस घर में लोग ज्यादातर क्या देखना पसंद कर रहे हैं, और उसी को अपना रेफरेंस मान के टीआरपी निकलती है। ठीक है, जो इसमें मोस्टली व्यूड चैनल होगा वो ही टीआर उसकी टीआरपी जो है स्ट्रांग होगी, जिसका नहीं होगा उसकी टीआरपी कम होगी। अब सर कंट्रोवर्सीज क्या थी? कंट्रोवर्सी ये थी, जो अर्नब था, अर्नब को बार्क ने, जो था बार्क का सीईओ था, उसने इन 10 घर की इन्फो लीक की थी। इन्फो जो है वो लीक की थी एज पर द न्यूज, राइट? कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है मेरे पास, बट एज पर द न्यूज जो हम पढ़ते हैं उसमें था कि अर्नब गोस्वामी को इन जो बाकी सीईओ ने इन 10 घरों की, या जितने भी ये घर होते हैं, ठीक है, 10 एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, इन जो घर जिनमें प्यूपल्स मीटर लगा हुआ था उन घरों की इंफॉर्मेशन लीक की थी। तो अर्नब ने इन घरों में जो है मैनिपुलेट किया, इनसे बोला कि आप मेरा चैनल देखो, आप मेरा चैनल देखो, जिससे क्या हुआ, इसकी टीआरपी बढ़ गई। इसकी टीआरपी बढ़ गई तो इसमें क्या आने लग गए, इसमें एडवर्टाइजमेंट आने लग गए, और इसकी इनकम जो है बढ़ गई। तो ये पूरा एक केस था, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा टीआरपी का केस क्या था। ठीक है, टीआरपी ही चैनल की जो है आमदनी होती है, और आमदनी कैसे होती है, क्योंकि उसको मिलता है एडवर्टीजमेंट, और जो एडवर्टीजमेंट होता है वो उसी चैनल को मिलता है जो कि मोस्टली व्यूड होता है। और मोस्टली व्यूड चैनल कौन सा होता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है बार्क टीआरपी को इश्यू करके। और टीआरपी कैसे निकलती है सर? टीआरपी हम एक प्यूपल्स मीटर लगाते हैं अराउंड कुछ घरों में, और उन घर में हम मॉनिटर करते हैं कि वो घर वाले जो है ज्यादा चैनल किसको देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम टीआरपी को निकालते हैं। अर्नब गोस्वामी को इसकी इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो गई थी कि ये 10 घर कौन से हैं जहां पर ये पीपल्स मीटर लगा हुआ था। तो उन्होंने उनको उन घर वालों को हैंडसमली पे किया और टीआरपी को मैनिपुलेट किया। यही पूरा एक केस बना हुआ था। ठीक है, अब ये व्हाट्सएप चैट जो न्यूज है इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी एज सच कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। बाकी जो है न्यूज आप एक बार चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी टीआरपी का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। आगे क्या है सर? आर्मी ने लिंक की है 20 मिलियन डील विद 4G आइडिया फॉर्ज फॉर अनमेंड एरियल व्हीकल। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा सर। ये एक स्टार्टअप है जो कि आईआईटी बॉम्बे का एक एल्यूमिनस है, उसकी है। ठीक है, देखिए, अब ये शो करता है कि स्टार्टअप जो है अगर हम उसको बूस्ट करें तो हम डेवलपमेंट में भाग दे सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर स्टार्टअप को हम बूस्ट करते हैं तो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसका प्राइम एग्जांपल जो है सर ये है। इसमें क्या है सर, इंडियन आर्मी ने 20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है आइडिया फोर्स के साथ, अनमेंड एयर व्हीकल के साथ साइन किया है, और इसका नाम जो है, इसका नाम है स्विच यूएवी। ठीक है, यही न्यूज है। न्यूज बाकी कुछ नहीं है सर। बाकी इस न्यूज को अगर आप चाहें तो आपके आंसर राइटिंग में आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल है एक स्टार्टअप का। अगर हम स्टार्टअप को बूस्ट करते हैं, उसे बिल्ड करते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि उसे कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल क्रेडिट उसे हम प्रोवाइड करते हैं, सो अल्टीमेटली वो बूस्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को, प्लस डेवलपमेंट में हमारा साथ देगा। वहीं जो देखिए एक स्विच अनमेंड एरियल व्हीकल जो है हमारी इंडियन आर्मी ने जो है खरीदा है 20 मिलियन डील में, किससे? आइडिया फोर्स से, जो कि एक स्टार्टअप है। अब सर किसी को अगर याद होगा, हमारी एक ड्राफ्ट थी डिफेंस प्रमोशन एक्सपोर्ट, इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट 2020 हमने किया था, जिसमें हमने कहा था कि 1,75,000 करोड़ का हमें प्रोक्यूरमेंट करना है। ठीक है, डिफेंस में, और जिसमें कि 35,000 करोड़ का हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और
और ये कहाँ से करेंगे हम? इंडिजीनियसली करेंगे। समझ में आ रहा है ना सर? इस न्यूज को मैं दोबारा से कर देता हूँ। इंडियन आर्मी ने 20 मिलियन डील लिंक की है किसके साथ में? आइडिया फोर्ज के साथ में, फॉर अनमेंट एरियल व्हीकल, जिसका नाम है स्विच अनमेंट एरियल व्हीकल। ठीक है, ये वर्टिकल उड़ान भर सकता है और वर्टिकली ये लैंड कर सकता है, ये इसकी खास बात है। ये हमारे कुछ सर्विलेंस में बहुत काम देगा, जो हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलेंस है वहां ये काम आ सकता है। ठीक है, ये तो सर न्यूज हो गई। इसके अलावा इस न्यूज से हम क्या निकाल सकते हैं? इस न्यूज से हम ये निकाल सकते हैं कि जो ये आइडिया फोर्ज है, ये एक स्टार्टअप है जो कि एक एल्यूमिनी ने डिजाइन बिल्ड किया था, जो कि आईआईटी बॉम्बे का था। अब इससे एक और चीज पता लगती है सर, जो कि मोदी, हमारे मिस्टर मोदी जो है, और हमेशा जो है स्टार्टअप की बात करते रहते हैं, स्टार्टअप को बूस्ट करने की बात करते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अगर स्टार्टअप्स को हम क्रेडिट देंगे या स्टार्टअप्स को हम वो एक बूस्टिंग हैंड देंगे, तो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट में हमारी इकोनॉमी में काम आएगा, और ये इस न्यूज से दिख रहा है। अब अगर आपको पता होगा, अगस्त 2020 के अराउंड एक ड्राफ्ट प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी आई थी 2020 में। उसमें हमने कहा था कि हमें 1,75,000 करोड़ का जो है प्रोक्यूरमेंट करना है डिफेंस में, वो भी इंडिजीनियसली, इंडिया से ही करेंगे हम। ठीक है, और उसमें हम अराउंड 35,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, आई गेस ये पूरी न्यूज आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छी न्यूज है सर। ऑस्ट्रेलिया पुल्स आउट ऑफ ओपन स्काईज ट्रीटी। देखिए सर, ओपन स्काई ट्रीटी क्या है सर? देखिए 1992 में साइन हुई थी और 2002 में ये वर्क मतलब केम इनटू फोर्स हुआ था। ठीक है सर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इससे बोर हो रहे हैं। ठीक है, 2002 में फोर्स में आई थी। इसने क्या कहा था ना सर, समझिए, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी पीटी है, कुछ हम टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, जितना नॉर्मल समझने की बात है वो समझेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें क्या कहा था, पोस्ट कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो आपके हैं 24 सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, 34 सिग्नेटरीज हैं। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि आप जो है जितने भी सिग्नेटरीज हैं, वो एक दूसरे की एरिया में सर्विलेंस कर सकते हैं, वो एक दूसरे की एरिया में सर्विलेंस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कहीं आर्म डिप्लॉय तो नहीं हो रहे, मतलब कोई कंट्री किसी की परमिशन के बिना आर्म का भंडार तो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना? पोस्ट कोल्ड वॉर क्या था, ये एक ऐसा सिनेरियो था जब एक एक कंट्री दूसरी कंट्री में ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, तब क्या था, तब कुछ कंट्रीज साथ तब कुछ कंट्रीज साथ आई तब कुछ कंट्रीज साथ आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिग्नेटरी साइन, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की बाउंड्री के ऊपर अपना प्लेन जो है उड़ा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कोई आर्म्स का स्टॉक पाइल अप तो नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल मुझे सरप्राइज मिल जाए, आप मेरे पे अटैक करते अपने आर्म्स का जो है स्टॉक पाइल अप कर लिया, आप सरप्राइज मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये ट्रीटी वो ट्रीटी थी जिसमें कि हम जो है एयर सर्विलेंस कर सकते थे, हमारे मेंबर्स जो सिग्नेटरीज हैं उनके वहां जाके हम पूरा एक एयर सर्विलेंस कर सकते थे, ये चेक करने के लिए कोई ना कोई इसमें जो है वो आर्म्स को स्टॉक पाइल तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ सर, ये ट्रीटी जो है यूएसए ने बहुत पहले छोड़ दी थी। ये ट्रीटी जो है यूएसए ने छोड़ दी थी। यूएसए ने रशिया से पहले इसको क्विट कर दिया था। क्विट क्यों किया? यूएसए ने इसे क्विट इसलिए किया, यूएसए का मानना था कि रशिया जो है, रशिया की टेरिटरी है, उसका नाम है कैलिनग्रैड। कैलिनग्रैड कहां पर है एग्जैक्टली, मैं आपको बता देता हूँ कैलिनग्रैड कहां पर है, एक मिनट रुकिएगा। कैलिनग्रैड, मैंने इसका मैप डाउनलोड किया था, मुझे एक मिनट दीजिएगा। कैलिनग्रैड मतलब यूएसए का मानना ये था, एक मिनट दीजिए सर। कैलिनग्रैड, देखिए देखिए ये है कैलिनग्रैड, ये देख रहे हैं आपका इलाका, ये यूरोप में आता है, रशिया यहाँ पर है, यूरोप में एक इलाका है कैलिनग्रैड, ये देखिए यहाँ पर, जहां पर मैंने अपना कर्सर पॉइंट आउट किया है। ये मैप की अच्छी लोकेशन है, इसको भी याद रखिएगा सर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि रशिया का यूरोप में एक इलाका है जो कि पोलैंड और लिथुआनिया के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरा बाल्टिक सी के साथ में। ठीक है, वो है कैलिनग्रैड। ठीक है,
इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब सर कैलिनिंग्रैड का जो ये है, इसमें यूएसए ने रशिया को कहा था कि हम जो है, रशिया जो है हमें अपने कैलिनिंग्रैड के इलाके में जो है सर्विलेंस नहीं करने देता, ठीक है। इससे क्या हुआ, रशिया ने जो है, यूएसए ने जो है इसको क्विट कर दिया, और अब रशिया भी इसे क्विट करने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आई होप जो इसमें कैचिंग पॉइंट था वो ये था, जो पीटी में आ सकता है वो आ सकता है कि यूएसए और रशिया जो है ऑलरेडी पुल आउट कर चुके हैं, किससे, ओपन स्काइज ट्रीटी थे। ओपन स्काइज ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1992 में साइन हुई थी, बट फोर्स में कब आई थी, 2002 में। इसके 34 सिग्नेटरीज हैं, ठीक है। और ये जो है ये एयर सर्विलेंस के तौर पे होता है, जिससे कि क्या होता है कि कोई कंट्री स्टॉक पाइल तो नहीं कर रही है, ये उसको बताता है, ठीक है। इसके अलावा एक एक नाम इस न्यूज में और आप देख रहे होंगे, ये है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। इसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। सर ये क्या है ना, ये यूएसए एंड रशिया के बीच में है, जो कि अभी फैब में खत्म होने वाली है, जो कि फैब में खत्म होने वाली है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आर्म्स कंट्रोल टेंशन हैव बीन राइजिंग बिटवीन मॉस्को एंड न्यू स्टार्ट, द लास्ट रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी इज सेट टू एक्सपायर ऑन ये कुछ नहीं है सर, ये क्या होता है, ये जो ट्रीटी थी, ये जो ट्रीटी है, ये वही सेम ट्रीटी है कि आप जो है न्यूक्लियर ऐसा कोई आर्म्स या स्टॉक पाइल अप नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक पाइल अप नहीं करेंगे। लेकिन समझिए सर, अभी क्या हो रहा है ना सर, अभी चल रहा है कोल्ड वॉर। अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो आप समझिए, अभी जो चल रहा है कोल्ड वॉर चल रहा है। बहुत लोग मेरी बात से सहमत भी करेंगे और बहुत लोग नहीं भी करेंगे सर। ये एरा जो है कोल्ड वॉर का है, ये जो एरा कोल्ड वॉर का है, ये है बिटवीन आपका यूएसए एंड चाइना का, ठीक है। ये जो एरा है कोल्ड वॉर का, ये बिटवीन यूएसए एंड चाइना का है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक तरह से यूएसए ट्रीटी कर रहा है, ठीक है, बता हुआ है कि वो जो है न्यूक्लियर वॉरहेड जो है नहीं करेगा, इनफैक्ट उसको डीएक्टिवेट करेगा या उसे खत्म करेगा। और दूसरी साइड जो चाइना है, वो सारे अपने जो न्यूक्लियर चीज है, न्यूक्लियर वेपन से उसको जो है बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक विन विन सिचुएशन नहीं हुई यूएस के लिए, यूएस के लिए एक लॉस वाली सिचुएशन हो गई, सिंस यूएसए जो है वर्ल्ड पावर है और चाइना इज ट्राइंग टू बिकम द वर्ल्ड पावर। सिंस चाइना इज ट्राइंग टू बिकम द वर्ल्ड पावर, तो वो अपने आर्म्स या एम्यूनेशंस को कहीं ना कहीं उसका स्टॉक पाइल जो है बढ़ाएगा, सिंस टू काउंटर यूएस इफ इन केस अगर वॉर होती है, तो कि हाइपोथेटिकली वाली बात हो गई, ठीक है। इफ इन केस अगर वॉर होती है तो यूएस जो है उसको चाइना जो है उसको स्टॉक पाइल कर रहा है। लेकिन यूएस जो ऐसी ट्रीटीज में बना हुआ है, पहले तो उसमें था ओपन स्काई ट्रीटी में था, सिंस अभी एक और ट्रीटी है जो कि अभी फैब में इस नेक्स्ट मंथ एक्सपायर होगी। अगर इन ट्रीटी में यूएस बना रहा तो यूएस अपने न्यूक्लियर का जो कह सकते हैं स्टॉक पाइल नहीं कर पाएगा, वहीं चाइना जो है वो करते रहेगा, तो यूएस जो है इसमें लॉस में आ रहा है। समझ रहे हैं? तो न्यू स्टार्ट का जो पूरा फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं एक बार। न्यू स्टार्ट का मतलब है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। ये 2011 में साइन हुई थी सर, ये 2011 में साइन हुई थी यूएसए और रशिया के बीच में, ठीक है। इसमें क्या था कि हमें जितने भी आपके ऑफेंसिव आर्म्स हैं उनको रिड्यूस करना है। क्या रिड्यूस करना है, जो ऑफेंसिव, जो हमारे ऑफेंसिव आर्म है उसे रिड्यूस करना है, ठीक है। और ये लास्ट आर्म ट्रीटी है जो कि एग्जिस्ट करती है किसके बीच में, यूएसए एंड रशिया के बीच में, ठीक है। आई होप पूरा क्लियर हो गया है, इस न्यूज का एनालिसिस पूरा आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। इस न्यूज में कैचिंग पॉइंट क्या था सर, एक ओपन स्काई ट्रीटी थी यूएसए एंड रशिया के बीच में, जिसमें कि जो है रशिया पुल आउट कर गया है, यूएसए इसमें से ऑलरेडी पुल आउट कर चुका है। यूएसए का इसमें रशिया पे जो इल्जाम था वो ये था कि रशिया अपने कुछ जो इलाका है कैलिनिंग्रैड जो कि यूरोप में है, जो कि लिथुआनिया, पोलैंड और बाल्टिक सी के घिरा हुआ है, वो जो इलाका है वहां पर यूएसए को सर्विलेंस नहीं करने देता है रशिया। तो यूएसए ने ये कहते हुए इस चीटी को छोड़ दिया, और अभी जो है रशिया इस चीटी को छोड़ रहा है। अभी जो है फॉर्मल प्रोसीडिंग्स होने में टाइम लगेगा, बट सिंस रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस ट्रीटी को छोड़ रहा है। ये ट्रीटी जो है 1992 में साइन हुई थी और 2002 में जो है वर्क फोर्स में आई थी। और अगर एक कैचिंग वर्ड्स में कहें तो वो एयर सर्विलेंस ऑन इट्स मेंबर स्टेट, इस ट्रीटी हो सकती है। इसके अलावा एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी जिसका फुल फॉर्म था न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये यूएस और रशिया के बीच में ही साइन हुई थी 2011 में, और ये नेक्स्ट मंथ फेब में जो है एक्सपायर होने वाली है। इस ट्रीटी में क्या है, ये एक ऑफेंसिव आर्म ट्रीटी थी जिसमें कि ऑफेंसिव आर्म जो है रिड्यूस करेंगे। लेकिन सर समझिए नेक्स्ट ईयर जो है ये एक्सपायर हो रही है, एंड आई होप एंड आई गेस ये रिन्यू नहीं होगी। रिन्यू क्यों नहीं होगी, सिंस ये कोल्ड एरा चल रहा है, यू कैन कॉल इट अ मॉडर्न कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना। एक
मॉडर्न कोल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ यूएसए अपने आर्म्स को रिड्यूस कर रहा है, वेरिंग लाइक चाइना वांट टू काउंटर यूएसए इन साउथ चाइना सी एंड इंडो पैसिफिक, और यहाँ पर वो अपने आर्म्स जो है बढ़ा रहा है, इनफैक्ट अपना डिफेंस पावर बढ़ा रहा है। तो एक तरफ यूएसए कम कर रहा है, चाइना बढ़ा रहा है, तो ये विन विन सिचुएशन नहीं हुई। तो यूएसए इज कंपेल्ड टू कम आउट ऑफ दीज ट्रीटीज, राइट। दिस इज ऑल फॉर दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर ये परसों की एक न्यूज थी जिसमें कि एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जिसका हम नाम था इंडो पैसिफिक, इसका नाम पूरा ये था स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट था जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 या 4 दिन पावर ट्रांसफर होने से पहले जो है पब्लिकली दे दिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है सर, अगर मैं इसका एक मोटा मोटा सारांश बोलूं सर, इसका एक मोटा मोटा सारांश बोलूं, और इस पे अभी इसमें आज चाइना ने अपना काउंटर स्टेटमेंट भी दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें चाइना ने अपना काउंटर स्टेटमेंट भी दिया है, चाइना का रिप्लाई क्या है, ठीक है। चाइना का रिप्लाई क्या है वो बताएंगे अभी हम, लेकिन कल के जो परसों डॉक्यूमेंट था उसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था सर। ये इंडो पैसिफिक की बात कर रहा था, इसने बात की चाइना के इन्फ्लुएंस की, इसने बात की चाइना के इन्फ्लुएंस की, ठीक है। फिर इसने बात की इंडिया का बॉर्डर इशू, और थर्ड इसने बात की इंडिया इन एशिया, इंडो पैसिफिक या एशिया या इंडो पैसिफिक। मतलब इन शॉर्ट वहां पर बात क्या क्या हुई थी, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा सर। मतलब इन शॉर्ट बात वहां पर ये हुई थी सर, ठीक है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, आप अगर मेरी आवाज आपको साफ आ रही है तो जो मोटा मोटा को बताऊं सर, 10 पेज का डॉक्यूमेंट था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो यूएस की स्ट्रेटेजीज थी चाइना के खिलाफ, मतलब विद रिगार्ड्स टू चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया और अदर जो आपके इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज है उसके लिए, ठीक है। अब इसमें तो पहले से नॉर्थ कोरिया की बात की, जो कि हमेशा हमेशा से जो है एक एंटी यूएसए रहा है, ठीक है, जो हमेशा से एक एंटी यूएसए रहा है। बट हमारा मेन पॉइंट यहाँ नॉर्थ कोरिया नहीं है, जो हमारे लिए पढ़ने के मोटिव यहाँ इस न्यूज के हिसाब से वो है चाइना। तो जो चाइना की बात की, इसमें नॉर्मली इतना कहा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी में जो है बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। और इंडिया में आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है नॉर्थन बॉर्डर में, और इंडिया के जैसी कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज अगर इंडो पैसिफिक में साथ में आ जाए तो वो चाइना के इन्फ्लुएंस को जो है काउंटर कर सकते हैं। और यूएसए ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है इंडिया को डिफेंस में, ये यूएसए ने कहा था, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी लाइन थी सर कल के उसमें, वो मैं आपको एक कोट अनकोट कर देता हूं, वो था स्ट्रॉन्ग इंडिया इन कॉपरेशन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो मैंने आपको बताया अभी कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया कुछ ऐसी कंट्रीज के साथ अगर मिल जाए जो कि उसकी तरह ही सोचती हैं, तो वो एशियन पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है, और और वो करना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया, ये तो कल की बात थी। अभी चाइना ने सर आज बहुत ही यहाँ पर चाइना ने जो आज इस बात का रिप्लाई किया है, जो चाइना ने आज इस बात में यहाँ पर रिप्लाई किया है, चाइना ने रिप्लाई करते हुए ये कहा है, चाइना ने रिप्लाई करते हुए ये कहा है, चाइना का पहला पॉइंट सर ये था, ये यूएसए जो है चाइना की इमेज को मलाइन कर रहा है, मतलब चाइना की इमेज को गिरा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल में इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसने कुछ बात कही थी, इसने बात कही थी हम ताइवान को जो है प्रोटेक्ट करेंगे एंड सपोर्ट इंडिया। पहला तो सर कहा है कि हम ताइवान को support करेंगे एंड विल प्रोटेक्ट इंडिया। ताइवान जो है जिसको चाइना अपना पार्ट मानता है, ठीक है, ताइवान जो है चाइना अपना पार्ट मानता है, उसने कहा चाइना को ताइवान को हम प्रोटेक्ट करेंगे और इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये तो सर हो गया सर, ठीक है, ये तो हो गया। अब सर दिक्कत क्या है ना, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने अपना सिक्योरिटी कॉपरेशन भी बढ़ाया है, ठीक है। IGAC आएगा तो समझ, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए, आईजे सॉरी चाइना लिखा था मैंने, आईजे इंडिया जापान ऑस्ट्रेलियन यूएसए क्वाड, ठीक है। इन्होंने अपना लास्ट ईयर और सो जो है इन्होंने क्वाड अपना बढ़ाया है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, ठीक है, जो कि नेवल एक्सरसाइज करते हैं आपस में, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी हम समझ गए सर। लेकिन कहीं ना इकोनॉमिक फ्रंट में, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट में ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल हुआ है,
ये आप इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट में ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो फेल हुआ है। ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन सर फेल कैसे हुआ है? जो है ट्रांस पार्टनरशिप, टीपीपीटी, ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक जो है, उससे इसने विड्रॉ किया है, ठीक है, उसने विड्रॉ कर लिया है। पहली चीज तो सर ये है, ठीक है। वहीं ये ट्रम्प की पहली चीज है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। वहीं तो आरसीईपी है जिसमें चाइना है, इंडिया नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है। ये सारे वो हैं जिनसे ट्रम्प जो है उम्मीद करता है कि ये इंडिया का साथ दे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया इंडिया का साथ दे और चाइना को काउंटर करे। बट ये सारे जो है इकोनॉमिक ब्लॉक में है, किस साथ में? चाइना के साथ में, जिसको हम कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट पार्टनरशिप, जिसमें कि इंडिया, इसको लेकर इंडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी पहले को लेकर, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ठीक है। इसके अलावा क्या है ना सर, ट्रम्प की कुछ बेकार पॉलिसीज है। पॉलिसीज क्या है ना, देखिए, इसको मैं एक समराइज करता हूँ। ट्रम्प ने पहला क्या किया? ट्रम्प ऑफिस में आया और इसने ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। पहली चीज, ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट क्या है सर? ये जो ट्रांस पैसिफिक वाले जितने देश है, इनके बीच में एग्रीमेंट है कि ये टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, ये गुड्स और सर्विसेज में टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, ये पूरा का पूरा जो है कम कर देंगे, ठीक है। दूसरा ट्रम्प ने क्या किया ना सर, ये इसकी अनड्यू डिमांड्स है। ट्रम्प ट्रम्प की जो है सर, मिस्टर ट्रम्प की जो थी वो अनड्यू डिमांड थी। इनकी अनड्यू डिमांड क्या थी सर? जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, दे वर हैविंग क्वाइट गुड रिलेशन विद साउथ कोरिया, बट इन्होंने साउथ कोरिया से क्या कहा कि अगर आपको एक यूएस मिलिट्री वहां पर स्टेशन करनी है, उसकी प्रेजेंस चाहिए, तो यू हैव टू पे मोर, आपको पे मोर, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। वही इसके रिलेशन जो है कहीं ना कहीं ये हैम्पर करते हैं। ट्रम्प यूएसए के रिलेशन कहीं ना कहीं साउथ कोरिया से वहां पर हैम्पर कर गए थे, जिन्होंने कहा साउथ कोरिया से कि आप जो है हमें एक्स्ट्रा पे कीजिए अगर हमारी मिलिट्री आप वहां पर आपके डिफेंस के लिए हम स्टेशन करते हैं तो, ठीक है। और जो इनका सक्सेसर है जो बाइडेन साहब, उन्होंने अपने पहले जो मैनिफेस्टो में यही कहा था कि जितने भी ट्रम्प ने लीडरशिप खराब की है मैं उनको रिपेयर करूंगा, ठीक है। एज वेल एज ये शिफ्ट अवे करेंगे फ्रॉम मैसेजिंग ऑफ अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि जितने भी ट्रम्प ने ये रिलेशनशिप खराब किए हैं, बाइडेन जो है उसको रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चाइना यही कह रहा है। चाइना सिंपल ये कह रहा है कि ट्रम्प ने बहुत कोशिश की। ट्रम्प जो कह रहे हैं इंडो पैसिफिक में कह रहे हैं चाइना को काउंटर करो, ये कह रहे हैं इंडिया जो है अपने लाइक माइंडेड कंट्री के साथ अगर साथ में आ जाए तो चाइना का इन्फ्लुएंस कम कर सकता है। प्लस ये कह रहे हैं चाइना ने साउथ चाइना सी में जो है बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक डोमिनेंट रोल, डोमिनेंसी जो है स्थापित कर रखी है, ठीक है। ये इन्होंने कल में कहा था। आज जो चाइना ने काउंटर किया है, चाइना ने ये क्या है कि ट्रम्प ने जो ये चीज कह रहे हैं ये हमारी जो है इमेज को जो है मेलाइन कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रम्प ने ऑलरेडी इसमें काम किया है, उन्होंने क्वाड जो है स्ट्रॉन्ग किया है ट्रम्प ने चाइना को काउंटर करने के लिए। प्लस इन्होंने जो किया है बहुत सारे इन्होंने मेजर्स लिए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। बट इन शॉर्ट ट्रम्प की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो इनके खिलाफ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑफिस में आए थे, ये ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट से अलग हो गए थे, विड्रॉ किया था। इसके अलावा इन्होंने साउथ कोरिया से एडिशनल डिमांड की थी पैसों की। इसके अलावा जो ये इनके क्वाड के मेंबर्स है, इनमें से आधे मेंबर जो है वो चाइना के साथ में इकोनॉमिक ब्लॉकेट में है या इकोनॉमिक पार्टनरशिप में है, जिसे हम कहते हैं आरसीएपी, ठीक है। तो मोटा मोटा इस चीज का जो है एक सारांश मैंने इस पूरे आर्टिकल का आपको दे दिया है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये कुछ नहीं है सर, एक मोटा मोटा रख लीजिए आपकी, बाइडेन साहब ने जो है 1.9 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज जो है वो निकाला है, ठीक है। इसमें ये आप यहाँ कह सकते हैं कि वन मतलब कि डॉलर 1400 का हम देंगे पर पर्सन को देंगे, मोस्ट अमेरिकन को देंगे वाया चेक देंगे, ठीक है। और मिनिमम वेज भी जिनके कॉन्सेप्ट था मिनिमम वेज जो सबको मिलती है $15 पर आवर कर दिया है, ठीक है। ये इतना खास नहीं है सर। हाँ ये आप देख सकते हैं, ये मिस्टर ट्रम्प की एक और बात आई है, इन्होंने कहा है कि जो जब जिस दिन इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी जो बाइडन की, उससे कुछ घंटे पहले ही ट्रम्प जो है वॉशिंगटन निकल जाएंगे अपने गोल्फ गोल्फ कोर्स की ओर को, ठीक है। तो ये पहली बार होगा कि एक पुराने प्रेसिडेंट है वो एक कमिंग प्रेसिडेंट की जो है सेरेमनी में पार्ट नहीं लेंगे, एज पर दी न्यूज, ठीक है। चलिए इसमें आ जाते हैं सर। नेपाल रेजिस काला पानी बाउंड्री इशू विद इंडिया, ठीक है सर। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है सर, ठीक है। अभी तक आई होप आपको समझ में आ रहा है सर। अगर पूरा एनालिसिस करना है तो सर इट विल टेक सम टाइम, अगर पूरा एनालिसिस करना है तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। सो आई रियली होप कि आप थोड़ा मेरे साथ बने रहें। देखिए
इस चीज को मैं यहाँ बताता हूँ पहले। इंडिया और नेपाल के बीच में हमेशा से बाउंड्री टेंशन हमेशा से नहीं रहा है, बट कुछ पॉइंट्स पे टेंशन था जो कि हमें दिखता नहीं था, और ना ही कभी इसके बारे में किसी ने बात की थी। ठीक है, ना ही कभी इसके बारे में किसी ने बात की थी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं आज। इसमें क्या था सर, दो पॉइंट्स है। एक आपका है सर काला पानी, दूसरा पॉइंट है सर आपका शुष्ता। आई गेस शुष्ता ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मेरा भी पॉइंट इससे नहीं, मेरा पॉइंट काला पानी से है। एक बार मैं इसकी पोजीशन आपको क्लियर कर देता हूँ, मुझे आप एक मिनट दीजिएगा। देखिए काला पानी की सिचुएशन में आपको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा सर। देखिए ये है आपका, आई होप इस पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा। देखिए ये जो एरिया है, देखिए ये नेपाल है, ये इंडिया है। वैसे बेसिकली ये इंडिया है, जहां तक ये मैं आपको बाउंड्री दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा इंडिया है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा इंडिया है। था इंडिया मतलब इतना अपना एरिया इंडिया मानता था। ठीक है, अब क्या हुआ है सर, ये काली रिवर है, ये काली रिवर है। ठीक है, अब एक इसको छोड़ते हैं। अब ये तीन पोजीशन देख लीजिए पहले, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है लिपू लेक, एक है काला पानी जो यहाँ पर है, और तीसरा है लिम्पिया दुर्रा पास। ये तीन डिस्प्यूटेड रीजन है जो नेपाल के साथ में हमारे आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये मैप लोकेशन आपको आनी चाहिए। इस बार भी यूपीएससी में शायद प्रीलिम्स में नहीं आया था, अगली बार ये आ सकता है। ये तीनों पोजीशन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही तीनों पोजीशन पे जो है हमारा डिस्प्यूट है। इस पूरे इलाके को नेपाल क्लेम कर रहा है, इस पूरे इलाके को जो है नेपाल क्लेम कर रहा है। अब उसकी कितनी लीगैलिटी है वो देख लेते हैं, एक बार रुकिएगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो भी चेक कर लेते हैं, एक बार रुकिए। ठीक है, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए ये काला पानी था, हमने बात की थी इस बारे में। ठीक है, अब देखिए नेपाल के साथ दो जंक्शन है, टू जंक्शन विद इंडिया। द वन इज लिपू लेक डिस्ट्रिक्ट, द वन इज लिपू लेक एट काला पानी एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल। 1816 में 1816 में एक टीटी साइन हुई थी, सगोली टीटी, जो कि नेपाल एंड ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी, जिसने काली रिवर को कहा था कि नेपाल की बाउंड्री है विद इंडिया। अब नेपाल क्या करता है ना, नेपाल ये मानता है कि जो काला पानी जो है वो उस रिवर के वेस्ट में है, मेन काली के, एंड thus नेपाल हैज टेरिटरी राइट्स टू इट, एंड इंडिया होल्ड्स दैट अ रिच लाइन टू काला पानी ईस्ट इज द बॉर्डर। thus काला पानी फॉल्स विद इन इट्स टेरिटरी। कैसे, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए ये काली रिवर है, नेपाल मानता है ये काली रिवर जो है यहाँ पर है, नेपाल मानता है ये काली रिवर जो है यहाँ पर है, तो इसके इस साइड पूरा नेपाल का हो गया। लेकिन इंडिया मानता है कि काली रिवर यहाँ कहीं है। ठीक है, तो इंडिया मानता है ये इसकी टेरिटरी है। तो ये सारा इशू जो है काली रिवर का है। ठीक है, तो ये तो सारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, जितना मैंने बताया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, वही है, ये जो काली रिवर है, मानिए समझिए काली है, काली रिवर के लेफ्ट में जो है नेपाल का है, और राइट में जो है इंडिया का है। अब डिपेंड करता है कि काली रिवर बहती कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि सर माउंटेन रिवर है, कहाँ पर बहती है डिपेंड ये करता है। अब नेपाल कहता है कि काली रिवर ये है, देखिए यहाँ बताया गया है, नेपाल कहता है काली रिवर ये है। अगर ये काली रिवर है तो उसके लेफ्ट में जितना भी एरिया है नेपाल का हो गया, तो नेपाल इसको क्लेम कर रहा है। वेर इन लाइक इंडिया कहता है कि काली रिवर जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में जितना भी एरिया है इंडिया का हो गया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो जो एक बार आप ये स्लाइड को देख लीजिए, ये मैंने अटैच नहीं की है पीडीएफ में, एक बार ये आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अब जो हमारे नेपाल के जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ज्वाइंट कमीशन मीटिंग यहाँ पर अटेंड करने आए थे। ठीक है, प्रदीप ग्यावली ग्यावली, अगर इफ आई एम रियली सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, प्रदीप ग्यावली जो है यहाँ मिलने आए थे ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में। इन्होंने यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा रखा, इन्होंने यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा रखा। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट के मुद्दे में क्या हुआ, इंडिया की जो इंडिया की साइड ने जो हिंदू पेपर को बताया गया है उसमें ये लिखा गया है, इंडिया जो है जॉइंट कमीशन लेवल पे बॉर्डर डिस्प्यूट को नहीं डिस्कस करेगा, इसके लिए डेडिकेटेड फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म था। इंडिया ने इसको डिस्कस करने से मना कर दिया है, इसके लिए हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी
लेवल मैकेनिज्म है, तो इसको हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला तो हमने डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा, डिस्प्यूट कौन सी है। दूसरा, इन्होंने जो है जॉइंट कमीशन की मीटिंग में यहाँ पर हमारे जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को डिस्कस किया, बट इंडिया ने हिंदू को बताया है सोर्सेज के हिसाब से कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म जो होता है वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट को, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं सर। तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं हमने, इन्होंने एक और चीज डिस्कस की, इन्होंने एक और कहा कि इंडिया जो है, नेपाल जो है रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीन टू फाइट द कोविड-19 जो है हमारी वैक्सीन डेवलप की है सीरम इंस्टीट्यूट ने, जिसको हम कहते हैं शील्ड। नेपाल इसको प्रोक्योर करने की सोच रहा है, परचेज करने की सोच रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट सर ये हो गया। चौथा पॉइंट इस आर्टिकल से हम क्या निकाल सकते हैं सर, ईपीजी। ईपीजी क्या है सर, ईपीजी हम कहते हैं एमिनेंट पर्सन ग्रुप। एमिनेंट पर्सन ग्रुप क्या है, ये 50 ये 1950 का जो हमारा एग्रीमेंट था पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 की, उसको रिव्यू करने के लिए हमने ईपीजी ग्रुप बनाया है। अगर आपको याद होगा सर 2015 के आसपास जो है मधेशी वाले प्रोटेस्ट हुए थे हमारे नेपाल और बिहार बॉर्डर में। ऐसी कहानी के तौर पर समझ लीजिए सर, कहानी के तौर पे समझ लीजिए उस टाइम भी इंडिया पे बड़ा आरोप लगा था, मधेश का कुछ प्रोटेस्ट हुआ था। हुआ क्या था कि, अब देखिए मैं शॉर्ट बताऊंगा, पूरी स्टोरी बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। शॉर्ट में क्या था कि मधेशी मधेशीज थे, एक ग्रुप है नेपाल नेपाल में, आप कह सकते हैं माइनॉरिटीज में है वो मधेशीज। जो तो मधेशीज है वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए थे। कहां पर, वो ब्रिज में जो कि जो बिहार और नेपाल को बेसिकली ज्वाइन करता है। ठीक है, प्रोटेस्ट किए हुए थे क्योंकि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आने वाले थे, और वो चेंजेस जो है वो सोचते थे कि वो उनके खिलाफ है या उनके बेनिफिट में नहीं है। तो उस टाइम जो था इंडिया पे बहुत आरोप लगे थे कि इंडिया जो है इस मुद्दे पे मेडल कर रहा है या मधेशीज को सपोर्ट कर रहा है, सिंस इंडिया जो है नेपाल को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है कंट्रोल करना चाहता था उनकी पॉलिसी मेकिंग में। ये इंडिया पे आरोप लग रहे थे, लेकिन मधेशीज ने एक्सक्लूसिवली डिनाई किया था कि उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है इंडिया की तरफ से। तो ईपीजी ने जो है इस पे भी एक रिपोर्ट सबमिट की थी, और इन्हें जो था कोई भी सबूत नहीं मिला इसमें। ठीक है, तो एमिनेंट पर्सन ग्रुप कुछ नहीं है सर, ये रिव्यू कर रहे हैं इंडिया एंड नेपाल की 50 इयर्स की जो पार्टनरशिप है उसको रिव्यू कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है, बट अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबमिट नहीं हुई है। ठीक है, तो इस न्यूज से हम कुछ 4 पॉइंट निकाल सकते हैं। पहला, डिस्प्यूट क्या है, मैप पोजीशन मैंने आपको दिखाई, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पिया धर्रा, पहला ये। दूसरा क्या है, ये जो है ज्वाइंट कमीशन मीटिंग थी, तो प्रदीप ग्यावली ने जो है यहाँ पर जो है मुद्दे डिस्कस किए। कौन से, पहला बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्कस किया, जिसको कि इंडियन साइड ने डिनाई किया। उन्होंने बोला कि इसके लिए हम सेपरेट फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म रखते हैं, तो इस मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसके अपार्ट हमने, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है कोविड 19 वैक्सीन को खरीदने का इच्छा जताई है। अभी कोई फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, बट उन्होंने कहा है कि जो एसआईआई की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो पुणे की जो दवाई है, वो हम कोविशील्ड को जो है हम खरीद सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी विजिट, राइट। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक अच्छी चीज है। ये है साइंटिस्ट डिवाइडेड ओवर कोवैक्सीन। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है ना सर, देखिए कोई भी वैक्सीन है सर, कोई भी वैक्सीन है, सीडीएससी हो, ठीक है, देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, देन डीसीजीए, ये 3 प्रोसेस होता है जिससे कि अप्रूवल मिलता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है सर, वैक्सीन बनती है, उसका होता है प्री ट्रायल, फिर होता है फेज 1, फिर होता है फेज 2, फिर होता है फेज 3, देन ये यहां जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप आई गेस आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन शॉर्ट, पहले होता है इसका प्री ट्रायल, फिर होता है फेज 1, फिर होता है फेज 2, फिर होता है फेज 3, और फिर जाता है सीडीएससीओ में। ये एक स्टेट सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी बनाता है, एंड देन डीजीसीए इसको अप्रूवल देता है। ठीक है, अब जो कोवैक्सीन है ना सर, कोवैक्सीन, मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली बात कर रहा हूँ कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट ही नहीं आए हैं। फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड ट्रायल का रिजल्ट ही नहीं आया है। उसकी एफिकेसी कितनी है वो हमें पता ही नहीं है। अब जब उसकी एफिकेसी पता नहीं है, तो हमारे डीजीसीए ने उसे नॉट नॉट कैसे दे दिया, उसे हाँ कैसे कर दिया। डायरेक्टरेट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसको सैंक्शन किया है। इसको लेके कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो है उनके व्यूज जो है डिवाइडेड है ओवर कोवैक्सीन नॉट। अगर आपको समझ में आ गया है, अब भी कोई दवाई बनती है तो उसका होता है प्री ट्रायल, जो कि जनरली जानवरों में होता है। देन उसके फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 ट्रायल होते हैं, 3 ट्रायल होते हैं। देन वो जो है सीडीएससीओ को जाता है, देन वो जो है सीडीएससीओ के पास जाता है। सीडीएससीओ जो है एक
सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी डिजाइन करता है, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है डायरेक्टरेट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, एंड देन ये दवाई को अपनी नोट देता है, जैसे कि इसने कोवैक्सीन में दी है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की नोट। अब कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सर जब इसका डेटा ही हमारे पास नहीं है फेज 3 का, तो आप उसको नोट कैसे दे सकते हैं, आपने इसको हाँ कैसे कह दिया। तो इसमें व्यूज जो है डिवाइडेड है, लेकिन अल्टीमेटली न्यूज ये बात ये है कि ये वैक्सीन जो है लगना शुरू हो गई है, इसका पहला फेज आज शुरू भी हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है सर, ये नॉर्मल एक न्यूज है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आर्मी डे था हमारा। ठीक है, आर्मी डे के दिन जब हमारे जो जनरल नारायणी थे, नारायणी सर जो थे हमारे, उन्होंने यहाँ पर कहा कि इंडिया चाइना को रिप्लाई मिल गया, क्योंकि नारायणी साहब ने कहा चाइना को बेनिफिटिंग रिप्लाई मिला है। ठीक है, उसने इंडिया के पेशेंट्स को चेक किया है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ आप जानते हैं कि सर पिछले 1-1.5 साल से जो है हमारे बीच में चाइना हमारे बीच में जो है एक बॉर्डर टेंशन बना हुआ है लद्दाख के एरिया में, एंड वी आर अप टू द मार्क, हम भी फेस टू फेस उनको रिप्लाई कर रहे हैं। तो यही जनरल नारायण ने हमें कहा था कि हम लोग जो है उनको एक रिप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के पेशेंट्स को टेस्ट ना किया जाए। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम नेक्स्ट में आते हैं न्यूज में। हाँ सर, ये भी एक अच्छी न्यूज है सर। ठीक है, अभी मैं इसका पूरा एनालिसिस में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिंस अभी पॉलिसी तो बनी नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे श्रीलंका मूल की, इनका नाम है समीरा फैजली, जो है यूएस इकोनॉमिक काउंसिल की डेप्यूटी डायरेक्टर बन गई है। ठीक है, समीरा फैजली डेप्यूटी डायरेक्टर यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए सर। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर की है, कश्मीर ओरिजिन है, कश्मीर की ओरिजिन है। इनके फादर मदर जो डॉक्टर थे वो कश्मीर में थे, कश्मीर के ओरिजिन थे, फादर मदर के डॉक्टर थे कश्मीर में। अभी भी इनकी आंट जो है कश्मीर में रहती है, और वो आज सुबह से जो है जब भी ये बनी थी तो वो पूरा का पूरा CNN न्यूज देख रही थी, उनका इंटरव्यू मैंने चेक किया था, तो वो पूरा CNN न्यूज जो है टेलीविजन चैनल देख रही थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए ऐसी बात है। बाकी हम देखते हैं भविष्य में ये जो है ये कश्मीर को लेके क्या पॉलिसीज जाती है। ठीक है, क्या इनकी पॉलिसीज आती है, क्या ये स्टेटमेंट इशू करती है, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग करेगा, क्योंकि वही बाइडेन जो है, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं बाइडेन साहब जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बहुत ही मतलब कह सकते हैं समर्थक है, इसके समर्थक है। और वहीं एक कश्मीरी ओरिजिन की मैडम जिन्हें हम कहते हैं समीरा फैजली, उनका डेप्यूटी डायरेक्टर बनना यूएन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में एक बहुत ही पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, उनके कैसे कैसे उनके पॉलिसीज आती है, कैसे कैसे स्टेटमेंट इश्यूज होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोड़ दें सर ये न्यूज, ये देख लेते हैं सर एक बार। कुछ नहीं है सर, देखिए ये इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक न्यूज है, जीएस पेपर 3 का इकोनॉमिक का न्यूज है। इसमें क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट रोज मार्जिनली टू, देखिए 27.2 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। कब मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2020 की। हमारा एक्सपोर्ट जो है कितना हो गया है 27.2। ठीक है, वाइल एक्सपोर्ट जो है मार्जिनली बड़ा है, बट इंपोर्ट जो है हमारा पता है कितना बड़ा है, वो बड़ा है, इंपोर्ट बड़ा है हमारा, ये कितना बड़ा है, ये बड़ा है, इंपोर्ट बड़ा है 7.6%। इसका नंबर नहीं है बट ये मार्जिनली बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट जो है बड़ा है कितना, ये। ठीक है, अब वही क्या था, वही क्या था, एक्सपोर्ट जो था 2019 में दिसंबर में, वो जो एक्सपोर्ट था वो हमारा था $27.1 बिलियन। तो कहीं ना कहीं तो इससे बड़ा है, 0.2 हुआ, 27.1 था, कहीं ना कहीं बड़ा है। अब ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया सर, इसको माइनस कर लीजिए, वो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। और ट्रेड डेफिसिट हमारा इसमें कितना था, इसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट था 12 बिलियन मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब देखिए यही कह रहा है ट्रेड डेफिसिट दिसंबर 2020 जो है ये 15.44 बिलियन है, अगेंस्ट द डेफिसिट ऑफ ये तो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, और ये एक
डेटा है जो कि सर चेंज हो जाएगा, जो कि चेंज हो जाएगा, तो उसको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये डेटा जो है आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये डेटा जो है आपका अप्रैल से दिसंबर की बात कर रहा है, 2020 की बात कर रहा है। ये कह रहा है जो है हमारा एक्सपोर्ट, जो है हमारे जो एक्सपोर्ट है वो है आपका डॉलर 348 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, और जो इम्पोर्ट है आपका वो है 343 बिलियन। तो इसको माइनस कर लेते हैं तो सर कितना आता है, अराउंड 5 बिलियन। तो हम है सरप्लस में, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, हमें डेफिसिट सुनने में क्या अर्थ है, करंट अकाउंट सरप्लस हमारे लिए एक बड़ा ही अलग नाम हो जाएगा। तो फी मीन 9 महीने में, क्या 8 महीने में अभी हम सरप्लस में चल रहे हैं, बाकी 3-4 महीने डिसाइड करिए कि इस पूरे साल में हम ट्रेड सरप्लस रहेंगे या ट्रेड डेफिसिट रहेंगे। अभी के लिए अच्छी न्यूज है सर कि अभी हम 5 बिलियन जो है सरप्लस में चल रहे हैं, ठीक है। इस सरप्लस वर्ड हमें सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। जिन लोगों ने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो समझ सकते हैं कि क्रेडिट सॉरी ट्रेड अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, या करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा 5 बिलियन चल रहा है सर अभी, और डेफिसिट नहीं, करंट अकाउंट सरप्लस। मैंने कहा ना सर हमें डेफिसिट सुनने की आदत है। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो अभी हमारा 5 बिलियन चल रहा है अप्रैल से दिसंबर के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सर एक इकोनॉमिक्स की न्यूज है, पेपर नंबर जीएस पेपर 3 की न्यूज है, जीएस पेपर 3 की न्यूज है, ठीक है। इसमें सर कुछ नहीं है, मुझे एक मिनट दीजिएगा, इसमें थोड़ा न्यूज साफ नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, देखिए इस न्यूज की बात कर लेते हैं। मैं इसका सिर्फ एक सीधे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस न्यूज में क्या है ना सर कि इंपोर्ट, चाइना से हमारा इंपोर्ट, चाइना से हमारा इंपोर्ट जो है वो कितना है, 66.7 बिलियन है, जो कि कितना कम है सर, 10.8% कम हो गया है। वेरिन हमारा एक्सपोर्ट चाइना का, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ चाइना की, वेरिन हमारा एक्सपोर्ट चाइना को कितना है सर, वो है 20.86 बिलियन, ठीक है, जो कि कितना बढ़ गया है, 16% बढ़ा है। तो अब समझिए हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया चाइना से, ट्रेड डेफिसिट हमारा हो गया, वो हो गया 45.8 बिलियन, जो कि कितना है, जो कि 5 ईयर लो है, ठीक है। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 2020 की, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं 2020 की। 2020 में हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट चाइना में जो है, चाइना से जो है 45.8 बिलियन है, जो कि 5 साल में सबसे कम है, ठीक है। अब ना देखिए लास्ट 12 मंथ में क्या हुआ है ना सर, देखिए लास्ट 12 मंथ में क्या हुआ है, अगर आप ये आप देखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे बाद में, आपका न्यूज पेपर होगा, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप। इसमें सर क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कुछ चीजें जो है इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है, और वही चाइना भी कुछ चीजें एक्सपोर्ट इंडिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना चाइना को, जो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है ना चाइना, उसमें से एक चीज है, वो है आयरन ओर। अब पिछले कुछ दिनों में चाइना में आयरन ओर की डिमांड जो है वो बढ़ी है, क्यों, क्योंकि पोस्ट कोविड इंफ्रा जो बना है, पोस्ट कोविड जो है इंफ्रा बनना है, तो उससे क्या हुआ है सर, डिमांड बढ़ी है आयरन ओर की। तो ये भी जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे ट्रेड डेफिसिट कम होने में, ठीक है, ठीक है। तो क्या ये जो साल है ये दिखाता है कि हम अपने जो रिसेंट पैटर्न है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी का, उससे हट चुके हैं। ये जो साल है, इस साल क्या ये साल ये दिखाता है कि जो चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है, या फिर ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कोविड के टाइम के लिए। तो अभी इट्स नॉट क्लियर, सिंस हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है ये सजेस्ट करने के लिए कि हमने अपने चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम कर दी है, या फिर हमने कहीं और से इंपोर्ट का सोर्स ढूंढ लिया है, या फिर हमने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। एज सच कोई एविडेंस नहीं है हम पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, एज सच कोई एविडेंस नहीं है। हो सकता है ये कोविड 19 के उससे ही हुआ है, बाकी जो नेक्स्ट ईयर पता लगेगा हमें कि इसके आंकड़े क्या आते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये कोविड 19 के उससे हुआ है, ठीक है। कोविड 19 जो एक कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड ईयर है, इसकी वजह से हुआ है, या फिर ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं ना हमारे पास कि हमने कोई मैन्युफैक्चर
करना शुरू कर दिया है, या फिर हमने कुछ कहीं और से अपना इंपोर्ट ढूंढ लिया है, ऐसा कुछ हम पे अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सर आने वाले समय में क्या होता है। बाकी कुछ चीजों में इंडिया इज ट्राइंग टू, कह सकते हैं इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस आर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम आयन बैटरी है, आप जानते हैं कि भविष्य क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। 2020 तक हमारी मोदी जी, हमारी करंट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम टोटल 100% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। 2030 एक डेडलाइन ईयर सेट किया गया है, देखता है क्या होता है। लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास एक लिथियम आयन बैटरी होनी चाहिए, और जो लिथियम आयन बैटरी है वो हम कहाँ से लाते हैं, वो हम लाते हैं कहाँ से, चाइना से। चाइना जो है इसका बिगेस्ट वो है, आप कह सकते हैं इम्पोर्टर है या बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, आप कह सकते हैं बिगेस्ट जो है एक्सपोर्टर है या प्रोड्यूसर है, आप कह सकते हैं। तो अभी हम खुद की जो है लिथियम आयन बैटरी का जो है सोर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और इसके रिसेंटली भी एक आध न्यूज भी आई थी, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, बट एज सच कोई एविडेंस इतना ज्यादा हमारे पास है नहीं। ठीक है, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंटली लास्ट न्यूज सर, ये लास्ट न्यूज है, ये सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ है कि जो कार पैसेंजर हैं जो पीछे सीट में है, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो भी बेल्ट पहनेंगे। तो अगर गाड़ी चल रही है और आप पीछे बैठे हैं तो आपको भी बेल्ट पहनना जो है अनिवार्य है, ये जरूरी है, कंपलसरी है। और इसके अलावा जो अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपके मोटरसाइकिल में जो है रियर व्यू, जो रियर मिरर होता है, वो भी होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट जो है होते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहूंगा एक अच्छा इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी 500 रुपए का फाइन है, जो हमारा दिल्ली दोस्त है, याद रखिएगा 500 रुपए का फाइन है अगर आपके बाइक में जो है, अगर आपके बाइक में जो है वो मिरर नहीं लगे हैं, प्लस अगर आप पीछे गाड़ी के बैठे हैं और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। ठीक है, चलिए सर, आई गेस सेशन थोड़ा लंबा हो गया, बट एनीवे दैट्स इट फॉर टुडे सर, सी यू टुमारो। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा सर। अगेन अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय एंड, जो मेरे साथ पूरा बना हुआ है, थैंक यू। चलिए सर, आई होप कल से सेशन और इम्प्रूव करेंगे सर, डे बाय डे सेशन हमारा इम्प्रूव ही होगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, एनीवे गुड नाइट, सी या बाय।